नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हफ्ते की शुरुआत हुई है और मेरे ख्याल से कुछ खास तरीके से बाजार ने भी हफ्ते की शुरुआत की है, लेकिन अब देखना होगा कि बाजार की चाल जो है वो किस ओर करवट लेती है। अब तो पूरा हफ्ता है, छोटा हफ्ता है अब की बार, लेकिन बाजार की चाल जैसे भी हो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाजार में रणनीति केवल स्टॉक्स के जरिए ही नहीं बन सकती है। तमाम तरीके के निवेश विकल्प हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप केवल स्टॉक समझते हैं, केवल फिक्स डिपॉजिट समझते हैं, केवल सोना ही समझते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि अपनी समझ का दायरा थोड़ा सा बढ़ाइए। और भी बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं जिनमें आप पैसे लगा सकते हैं, मुनाफा भी कमा सकते हैं। और रही बात जोखिम की, तो रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में होता है। फिक्स डिपॉजिट में भी रिस्क है, और रिस्क है महंगाई से कम कमाई का। बहुत सारे ऐसे जोखिम होते हैं जो हर निवेश विकल्प जुड़े होते हैं। शर्त बस इतनी है, समझदारी का काम बस इतना है कि आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को समझें और उसके मुताबिक ही किसी निवेश विकल्प का चुनाव करें। अब आप अकेले ये सब कर नहीं सकते, इसीलिए हम आते हैं आपकी सहायता करने के लिए, क्योंकि इस शो के जरिए एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि आपके लिए सही निवेश का विकल्प कौन सा है और किस आर्थिक लक्ष्य के लिए आपको किस तरह के निवेश विकल्प का चुनाव करना चाहिए। तो आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारी बेहद खास पेशकश के साथ। और राइट जी हाँ, म्यूचुअल फंड का जलवा। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में निवेशकों के बढ़ते भरोसे की और जलवे की। आज के शो में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के साथ साथ निवेशकों का शेयर बाजार पर भरोसा, दोनों की ही तस्वीर हम सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के मंथली डेटा की, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बात दरअसल यहाँ पर ऐसी है कि जुलाई का जो महीना है म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए ऐतिहासिक रहा है। डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश ने सारे यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ नंबर्स एम्फी की तरफ से जो जारी हुए हैं वो आपके स्क्रीन पे हम रखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड निवेश 42,702 करोड़ का निवेश दर्ज हुआ है। जुलाई महीने की बात कर रहे हैं। जून के मुकाबले ये जो आंकड़ा है करीब 81% ज़्यादा है और लगातार 53वां महीना, माफ़ कीजिएगा, जहां पर इक्विटी फंड्स का इनफ्लो जो है उच्चतम स्तर पे या इनफ्लो दर्ज हुआ है। एसआईपी, उसमें भी जादू की छड़ी जल रही है, यानी निवेशकों का भरोसा जो है वो जारी है। जुलाई में एसआईपी कलेक्शन भी नए रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है। 28,464 करोड़ पर ये आंकड़ा है। और एसआईपी खातों की बात करें तो इसकी संख्या भी बढ़ गई है, 91.1 मिलियन पर ये आंकड़ा पहुंच गया है। अच्छा, ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है कि अब की बार जो आंकड़े आए हैं जुलाई में, उसमें सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स पर भी निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ हमने देखा है। 9,426 करोड़ का निवेश हुआ है। जून की तुलना में अगर हम देखें, आप चौंक जाएंगे, 1882% ज़्यादा है थीमेटिक और सेक्टोरल निवेश में। अब मांजरा क्या है वो तो एक्सपर्ट्स के साथ ही हम बातचीत करके समझेंगे, लेकिन ये एक उल्लेखनीय आंकड़ा है जो हम सबको ध्यान में भी रखना है। फ्लेक्सी कैप अगर हम देखें, लगातार ऐसी कैटेगरी जहां पर भरोसा तमतमा रहा है। 7,654 करोड़ का इनफ्लो है। स्मॉल कैप, मिड कैप में भी तगड़ा इनफ्लो आ रहा है। लगभग 38% से ज़्यादा का इनफ्लो हमें इन दोनों ही कैटेगरीज में आता हुआ हमने देखा है। एकलौता ईएलएसएस को अगर हम छोड़ दें जहां थोड़ी सी निकासी दर्ज हुई है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एक बार फिर से यहां पे जोरदार वापसी होती हुई हमने देखी है डेट म्यूचुअल फंड्स की। पिछले 2 महीनों की गिरावट के बाद जुलाई में डेट म्यूचुअल फंड्स ने भी वापसी की है। करीब 1 लाख करोड़ का निवेश इनफ्लो के तौर पे यहां पे दर्ज हुआ है। लिक्विड फंड्स की हम बात करें तो उससे ज़्यादा हमने मनी मार्केट में पैसा आता हुआ देखा है, जहाँ पे लिक्विड फंड्स में क्लोज टू 40,000 करोड़, मनी मार्केट में हमें लगभग 44,573 करोड़ का नया निवेश भी आता हुआ हमने देखा है। तो बात यहां पर स्पष्ट है कि बाजार के उठापटक के बावजूद निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड्स पर बना हुआ है। इक्विटी फंड्स की ये तेज रफ्तार फिलहाल थमती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। अब जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। कई सारे पहलू हैं इस डेटा के, और उसके बाद एक और मुद्दे पर बातचीत करेंगे जहां पर एक्सपर्ट व्यूज़ और आपको ज़रूरत है मार्गदर्शन की। वरुण गुप्ता सीईओ है ग्रो म्यूचुअल फंड के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय शाह एमडी हैं प्रूडेंट एडवाइजर्स के। हेमंत उसेगी सीईओ है वाइस इन्वेस्ट के। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आप तीनों को एक साथ बिठाने का मेरा मकसद ये है कि आप तीनों निवेशकों से जुड़े हुए हैं। आप तीनों की स्पेशलिटी ऐसी है कि निवेशकों को अपने निवेश में मार्गदर्शन मिलता है। फंड खरीदते हैं वो ग्रो से, जिनकी
के जरिए खरीदते हैं, वो भी हमारे साथ बैठे हैं संजय जी। और बाद में कौन सा फंड आपके लिए सही है, कौन सा फंड सही नहीं है, हेमंत जी बताते हैं। तो आप तीनों से मुझे सबसे पहले इस धुआंधार दमदार आंकड़ों के बारे में जानना है। संजय जी, शुरुआत आपसे मैं करना चाहती हूँ। जुलाई के आंकड़ों ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब चारों खाने चित। सही है। आई थिंक हर एक तरीके से अगर मैं मेरे खुद के नंबर भी अगर देखता हूँ तो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग मुझे दिख रहा है वो मुझे एसआईपी के नंबर में दिख रहा है, बिकॉज हमने 28,500 करोड़ का मुकाम पार किया हुआ है। और मुझे लगता है कि एसआईपी का आंकड़ा लगता है इस महीने के अंदर 10 करोड़ के मैजिक नंबर को भी पार कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा भरोसा रिटेल का आपको जो दिख रहा है वो एसआईपी की वजह से दिख रहा है। और आई थिंक नेट फ्लो भी बहुत तगड़ा हुआ है। और जैसे आपने अभी मुझे बताया कि थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स के अंदर बहुत अच्छा पैसा आया है, तो करीबन 9,400 करोड़ के अंदर 7,500 करोड़ रुपया एनएफओ की वजह से आया हुआ है। और आज भी आई थिंक रिटेल के अंदर वो 10 रुपए की एनएवी वाला फंड लेने का अभी भी आई थिंक एक माहौल पॉजिटिव है। और एनएफओ डेफिनेटली मार्केट को एक्सपांड करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल डेफिनेटली सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहले हमने 75 लाख करोड़ की एयूएम को क्रॉस किया है, तो वो भी लैंडमार्क है। तो बहुत बहुत मायने में ये महीना डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। और हमने भी ये महीने के अंदर हाईएस्ट एवर मंथली 60 करोड़ रुपए एसआईपी में ऐड करके 1,050 करोड़ रुपए हमने हमारी एसआईपी बंद करी है। तो हमारे लिए भी 1,000 करोड़ को क्रॉस करना बहुत ही बड़ा अच्छा मुकाम था हमारे लिए। तो संजय जी, आपने भी एक माइलस्टोन यहाँ पे क्रॉस किया है। वरुण, आपने भी कुछ आंकड़े अपने साझा करने हैं, कुछ है आपके पास माइलस्टोन पार करने वाले, जैसे कि एम्फी के नंबर्स और संजय जी के नंबर्स भी सामने आते हुए हमने देखे हैं। बताइएगा किसको आप श्रेय देना चाहते हैं और आपके मंथली नंबर्स क्या कहते हैं? जी, ये सबसे पहले संजय भाई आपको बहुत-बहुत बधाई। 1,000 करोड़ का एसआईपी बुक ग्रो करना, उसको पार करना आई थिंक बहुत बड़ी बात है आपको। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको बधाई बहुत। दूसरा कविता जी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन नंबर्स हमें अभी जो दिख रहा है हमें कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उसका जो परिपक्वता है वो हमें अब दिख रही है। हमेशा हमने पहले जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो हमेशा देखेंगे कि मार्केट जब भी टॉप पे जाता था तभी इक्विटी पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा बढ़ता था और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता था वैसे वैसे इक्विटी पार्टिसिपेशन कम होता जाता था। पर अभी अभी देखें आप तो सितंबर लास्ट ईयर में मार्केट टॉप अप किया था। अभी लास्ट एक साल के आप रिटर्न की कुछ बात करें तो मार्केट ने बहुत खास रिटर्न नहीं दिया है, राइट। निफ्टी 50 1% रहा है, स्मॉल कैप 4% डाउन रहा है, मिड कैप मोर और लेस फ्लैट रहा है, पर मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ता ही गया है। और इसमें एक पूरी साइकिल आके चली गई है कि मार्केट में एक पूरा मैसिव ड्रॉडाउन आया है और वापस मार्केट वहां से रिकवर किया। तो जिस जिस इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी नहीं रोकी और प्रूडेंट जैसे पार्टनर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते रहे, उन्होंने वो सारे यूनिट्स कम नैव पे एक्वायर करे और वो सब अभी भले ही एक साल में रिटर्न नहीं बनाया पर उनके एसआईपी में वो रिटर्न दिख रहा होगा क्योंकि उन्होंने उस समय ड्रॉडाउन के टाइम पे भी वो निवेश करते रहे, उन्होंने निवेश करना रोका नहीं। और ये जो आप बात कर रहे हैं थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में, उसमें भी हमें लगता है कि निवेशक जो है उनको काफी समझ में आ गया है कि डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट थीम्स आ गए हैं मार्केट में, उनको भी समझ में आने लग गया है। कई सारे एडवाइजर्स भी अब इस पे एडवाइस करने लग गए हैं जो पहले एडवाइस नहीं किया करते थे, क्योंकि डिफरेंट सेक्टरल और थीम को किस तरह से प्ले आउट करके आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करके थोड़ा और अल्फा बना सकते हैं, वो भी अभी मार्केट में कॉमन नॉलेज हो गया है। तो मेरे हिसाब से मैं मार्केट में काफी समय से हूँ, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग समय है क्योंकि इंडियन मार्केट एक बहुत नए ऑर्बिट में जंप कर रहा है जहाँ पे इन्वेस्टर्स भी थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं लेड बाय संजय भाई एंड अदर्स, वो भी स्मार्टर होते जा रहे हैं। और ये जो हमको ग्रोथ दिख रही है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जैसे कहा जाता है। अभी ये काफी ग्रोथ काफी अभी हम 75 लाख करोड़ में पहुंचे हैं एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले 3-4 साल में हम 150 लाख करोड़ के आसपास भी पहुंच जाए। चलिए, मेरे ख्याल से वरुण, इंडस्ट्री वही टारगेट करके बैठी हुई है और जिस तरह से जो रफ्तार दिखाई दे रही है इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये आंकड़ा जल्द ही छूता हुआ देखेंगे। हेमंत सर, अब थोड़ा सा मुझे आपसे बात करनी है एनएफओ के कंट्रीब्यूशन की। देखिए 30 एनएफओज हेमंत सर लॉन्च हुए हैं जुलाई में।
30,416 करोड़ जो है इन्होंने इकट्ठा किए हैं, जिसमें से 5 डेट स्कीम लॉन्च हुई हैं, 18,948 करोड़ जमा हुए हैं। 10 इक्विटी फंड्स की स्कीम्स लॉन्च हुई है, 8,997 करोड़ जो है यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा किए हैं। 13 पैसिव फंड्स ने लगभग 584 करोड़, 2 हाइब्रिड फंड्स ने इकट्ठा किए 1887 करोड़। अब जिस तरह से डेट का पल्ला भारी दिखाई दिया इस महीने, क्या कह सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड की वापसी है या कहीं ना कहीं अनिश्चितता से डर रहा है निवेशक? नहीं नहीं कविता, आई थिंक अनिश्चितता से डर तो नहीं रहा। जो आप नंबर देख रहे हो, स्पेशली चाहे आप एसआईपी के नंबर देखो, चाहे आप इक्विटी के इन्फ्लोज देखो, आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी होगी कि अब जो निवेशक है उनका जो इन्वेस्ट करने का तरीका है वो डेफिनेटली बदला है। हम हमेशा ये सवाल आता है हमेशा कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे बिहेव करेगा, क्या उसमें मेच्योरिटी। आई थिंक ये सिर्फ ये महीने के लास्ट महीने के नंबर नहीं, काफी समय से इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हम एसआईपी के नंबर्स की जो बात कर रहे थे पहले, थोड़ा सा उसके बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हिसाब से आई थिंक ये प्रोसेस है, एक मूवमेंट है। बहुत सालों से मतलब हम इंतजार कर रहे थे कि इन्वेस्टर कब ये समझे कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट जो है वो सही तरीका है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। और वो जो नंबर्स अभी आ रहे हैं उसमें बहुत मेच्योरिटी है, चाहे मार्केट किधर भी हो। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि पिछले 1 साल में इक्विटी मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं मिला है, इनफैक्ट 1 साल का रिटर्न काफी फंड में नेगेटिव है, फिर भी इन्वेस्टर जो है वो लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो आई थिंक वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलना है, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके चलना है। तो आई थिंक ये काफी हद तक एक मैच्योरिटी दिखाता है। जहां तक एनएफओ का सवाल है कविता, देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। डिफरेंट एसेट क्लासेस में आप फंड लेके आते हैं, इन्वेस्टर्स को मौका देते हैं और हर समय डिफरेंट एवेन्यूज अवेलेबल होते हैं, चाहे वो एनएफओ इक्विटी के हों, चाहे वो डेट हो, या वो हाइब्रिड हो, या पैसिव फंड्स हो। तो आई थिंक ये एक प्रोसेस है। ऑफ कोर्स निवेशकों को ये ध्यान में रखना है कि जिस एनएफओ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो उनकी जगह उनके पोर्टफोलियो में है कि नहीं। जब तक वो मेच्योरिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यूजुअली हम हमेशा कहते हैं कि बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होता एनएफओ में जाने का, अनलेस एनएफओ में कुछ ऐसा हो कि वो एग्जिस्टिंग फंड्स में अवेलेबल ना हो, अदरवाइज आपको ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप इन्वेस्ट करते हैं। बट आई थिंक समय बदल रहा है, इन्वेस्टर्स की सोच बदलती है। तो जब तक ये नंबर ऐसा नहीं है कि एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग फंड बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर नहीं है, आई थिंक थोड़ा बहुत जैसे हम बात भी कर रहे थे अभी के वो जो एनएफओ में इन्वेस्ट करने का थोड़ा सा जो अभी भी इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये एक बेहतर तरीका है, तो वो भी मुझे लगता है आगे आने वाले समय में मेच्योरिटी आएगी। बट आई थिंक ये जो ट्रेंड है नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव देखता हूं मैं इनको। और मुझे लगता है कि फाइनली वो समय आ गया जब मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टर्स को कैसे इन्वेस्ट करना है उनको ये समझ में आ गया। देखिए, वैसे तो मुझे आप तीनों से इस मुद्दे पर एक एक सवाल पूछना था और उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ना था, लेकिन अब चर्चा क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है तो मैं टेम्प्टेड हूँ एक और राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग करने की इस मुद्दे पर। और संजय जी, आप ही के पास आऊँगी, क्योंकि अब तक जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है उसमें से हम ये समझ रहे हैं कि ये निवेशक अब समझ गए हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है, ये बाजार में, इक्विटी बाजार में निवेश कैसे करते हैं वो जान गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी वही निवेशक हैं जो काफ़ी नए हैं। एक नैरेटिव है हमारा जो अभी भी बाजार में चल रहा है कि बहुत सारे नए निवेशक हैं, पिछले 3 सालों में उन्होंने केवल मुनाफा देखा है, बाजार में डिप नहीं देखा है, अंडरटोन बाजार की बुल रन है उसी को ये समझ रहे हैं, अभी भी बेयर मार्केट का फेज नहीं देखा है जो कि काफ़ी लंबा रहा है बाजार में। तो ये अभी भी वो तबका है निवेशकों का संजय जी जो कि नहीं समझता है। ठीक है, टियर 2 टियर 3 की बात करें अगर हम, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स की चकाचौंध हो रखी है, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कई सारे निवेशकों ने उन पे भरोसा किया है और खरीदे भी हैं। तो छोटे मझोले शहरों में भी हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की कहानी बुलंद है, एसआईपी की कहानी बुलंद है। लेकिन क्या ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक लंबा दौर, थोड़ा सा लंबा दौर अगर बेयर मार्केट का आ जाए तो ये निवेशक जस के तस एसआईपी पर भरोसा करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूएशन की भी एक फिगर है संजय जी जिसके बारे में आप इलैबोरेट भी कर पाएंगे, वो चिंताजनक है। एक बात से तो मैं सहमत होऊंगा क्योंकि आई थिंक 2008 का लेमन क्राइसिस जो आई थिंक आया था जिसमें मार्केट ने सिग्निफिकेंट ड्रॉ डाउन देखा था, उसके बाद लास्ट 12 साल के अंदर हमने जिन्होंने 12-15 साल के अंदर
सीरियस ड्रॉडाउन नहीं देखा हुआ है और बहुत सारे इन्वेस्टर जो लास्टली 5-6-7 साल में या तो आप कोविड के बाद देखोगे तो सीरियस ड्रॉडाउन नहीं आया हुआ है। तो वो बात सही है कि जब भी ऐसा कोई वक्त आएगा जब अगर सीरियस ड्रॉडाउन लंबे दौर तक चलेगा उस वक्त उनका बिहेवियर क्या होगा और मेरा मानना है उस वक्त प्रोबेबली आपका, हमारा, इंडस्ट्री का, सबका बहुत दायित्व बढ़ जाएगा कि इन लोगों को संभाला जाए, इन लोगों को बताया जाए कि भी ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए और प्लीज यहां से निकलिए मत। साथ में मेरा मानना है कि 2020 से आज तक में हमने डेफिनेटली सीरियस ड्रॉ डाउन नहीं देखा है बट हमने वॉलेटिलिटी बहुत सारी देखी हुई है। आई थिंक इलेक्शन के टाइम के अंदर में देखा था कि जब पूरे मार्केट का व्यू नेगेटिव था तब रिटेल ने पैसा डाला था सामने, बाकी लोगों ने निकाला था पैसा। तो ओवरऑल मेरा मानना है जब ग्राउंड लेवल पे मैं लोगों से बात करता हूं तो कहीं ना कहीं कुछ मैच्योरिटी आई है लोगों की। आई थिंक लोग एक बात समझ रहे हैं कि एसआईपी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए छोटा छोटा पैसा लोगों का जा रहा है। तो आई थिंक ये बिहेवियर को चेंज तो कर रहा है, मुझे लगता है कि बिहेवियर चेंज हो रहा है। प्लस आप आज की तारीख में जो एसआईपी से पैसा आ रहा है उसको आप लॉन्ग टर्म 401 के काइंड ऑफ अ मूवमेंट जो यूएस में हुआ तो उसके साथ रिलेट करना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग रेगुलर मार्केट को ट्रैक करते हैं, वो आई थिंक मार्केट को ट्रैक नहीं करता है। उसके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं हर महीने का 5,000 रुपया एसआईपी में लगा रहा हूं तो सालाना 60,000 रुपया, 5 साल के बाद 3 लाख रुपया, अगर ये 3 लाख जब तक ऊपर है मैं कंफर्टेबल हूं। तो वो लोग आई थिंक एक्सआईआर या सीएजआर रिटर्न नहीं देखते, उनको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा कहीं पार्क हो रहा है। हिस्टोरिकली उन्होंने देखा भी है कि ऑन अ क्लिक ऑफ द बटन वो पैसा उनको वापस मिलता है। उसके सामने आप देखिए उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी से पैसा निकालोगे भी तो कहां ले जाओगे, तो ऑप्शन भी बहुत ही लिमिटेड हो चुके हैं क्योंकि पहले आपके पास पोस्ट ऑफिस थी, बैंक एफडी में ज्यादा पैसा मिलता था। सो ओवरऑल अगर आप सारी चीजों को कंबाइन करोगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो सिचुएशन आई तब हम सब लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बट फिर भी मेरा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर को हम मैनेज कर पाएंगे। डेफिनेटली सबसे ज्यादा रोल एडवाइजर का और आप लोगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस लेवल पे। कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट कि धीरे धीरे आपको, जैसे ये अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको मेरी बात करूं, ये महीने के अंदर हमने ग्रॉस एसआईपी का फ्लो हमने 60 करोड़ का किया है, सामने आई थिंक 10 करोड़ का या 12 करोड़ का क्लोजर है और हमने नेट 50 करोड़ ऐड किया हुआ है। तो बिकॉज आप समझिए धीरे धीरे एसआईपी की बुक भी आपकी बढ़ रही है। तो किसी ने 5 साल पहले 5 साल की एसआईपी चालू करी थी, वो एसआईपी मैच्योरिटी के ऊपर आ रही है, आई थिंक रिन्यूअल के ऊपर आ रही है। तो जब आप एसआईपी के नंबर देखोगे तो मोटा मोटी मेरा मानना है कि डिसकंटिन्यूएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मैच्योरिटी। वो दोनों चीजों के सामने नई एसआईपी आती है। तो समझ लीजिए मैंने 5,000 की एसआईपी चालू कर दी 5 साल के पहले, वो आज मैच्योर हो रही है। उसके सामने हो सकता है मैंने 4,000 की 2 चालू करी होगी या मैं 3,000 की 2 चालू करी होगी या नहीं चालू करी होगी। सो मोटा मोटी हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैच्योरिटी के सामने एसआईपी डेफिनेटली चालू हो रही है। किसी की 1 थी तो वो 2 हो रही है, किसी की 2,000 की थी तो 3,000 की हो रही है। तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी बढ़ रही है, एसआईपी बुक भी बढ़ रही है। तो डिसकंटिन्यूएशन को आप, कोई बंदा मार्केट छोड़ के जा रहा है उस रूप से मत देखिएगा। तो डिसकंटिन्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि बाजार से मुंह मोड़ा जा रहा है। इनफैक्ट इक्विटी बाजार में निवेश करने को लेकर एसआईपी एक रामबाण की तरह साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वरुण, आप क्या ऐड करना चाहेंगे संजय जी की बात पे? जी, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ संजय भाई ने जो बोला। मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि हमने अभी हमें एज अ मार्केट, एज एन इंडस्ट्री कई और चीजें नहीं जानने को मिलेगी। जैसे अभी तक हमने बोला है रिटेल इन्वेस्टर्स एक कैटेगरी होता है। हम लोग जो देख रहे हैं ग्रो म्यूचुअल फंड में कि रिटेल इन्वेस्टर्स की भी कई तरह की कैटेगरी हो चुकी है अभी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, हमने जो सितंबर के जस्ट पहले हमने 2 फंड लॉन्च करे थे। एक था ग्रो मल्टी कैप फंड जो कि कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, और एक हमने सेक्टोरल फंड लॉन्च किया था ग्रो डिफेंस फंड। नाउ ड्यूरिंग दिस ड्रॉडाउन हमारा मल्टी कैप में जो जैसे संजय भाई ने बताया कि निवेशक काफी मैच्योर हो गए हैं और जब मार्केट में ड्रॉडाउन आता है तब भी निवेश करते रहते हैं, और वो हमने एग्जैक्टली वही देखा है। तो मल्टी कैप का हमारा एयूएम बढ़ के 2.5 टाइम्स हो गया, पर हमारा डिफेंस फंड का एयूएम बढ़ के अबाउट 8 टाइम्स हो गया, राइट। तो वो जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का भी डिमांड था और थीमेटिक फंड वालों का भी डिमांड था, जबकि थीमेटिक फंड में काफी ज्यादा ड्रॉडाउन आया था, राइट। तो वो निवेशक सब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं
और अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, उनको एडवाइजर्स में भी बहुत परिपक्वता, बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है और हर लाइक सब अपना-अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, राइट? आपका कोर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है जिसमें आप 80% डाइवर्सिफाइड रखेंगे, पर 20% में आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं, थोड़ा सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप थोड़े ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग जो मुझे लगता है पहले कम हुआ करती थी, ये अंडरस्टैंडिंग अब इन्वेस्टर्स में भी आ चुकी है, एडवाइजर्स में भी आ चुकी है और इस तरह से प्ले आउट हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, मैं इसी बात पे मैं तो बहुत बुलिश इन्वेस्टर हूँ, मैं इंडिया की स्टोरी में बहुत बुलिशली बिलीव रखता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो हम सब नंबर्स देख रहे हैं, ये बहुत अर्ली स्टेजेस के नंबर हैं। हमको दिख रहा है कि हमने वाइल हमने काफ़ी सारे मार्केट साइकिल, ये आप जो आप बोल रहे हो एकदम सही बात है कि 2020 के बाद कोई एक मेजर ड्रॉ डाउन पीरियड नहीं आया है और बहुत लंबे समय के लिए नहीं आया है। पर जब भी ड्रॉ डाउन पीरियड आया है, हमने देखा है कि एक चीज़ जो कम हो जाती है वो ये है कि नए इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री में आना कम हो जाते हैं। हम इसको एनटीयू ग्रोथ बोलते हैं। तो न्यू इन्वेस्टर ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है इंडस्ट्री में, पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का पर कैपिटा एयूएम ग्रोथ कंटिन्यूस, राइट? तो वो स्टॉप नहीं हो रही है, राइट? तो वो इसके लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ कि ये ग्रोथ बढ़ती जाएगी और जैसे-जैसे मार्केट आते बढ़ता जाएगा, आपके न्यू इन्वेस्टर ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी एंड एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर जो मैच्योर होते जा रहे हैं, उनका तो एनीवेज़ हम देख रहे हैं हर मार्केट साइकिल के साथ उनका पर कैपिटा एयूएम में ग्रोथ आ ही रहा है। चलिए, संजय जी, आपके जवाब से और वरुण आपके जवाब से ये बात तो समझ में आ गई है कि इक्विटी में निवेश करने का महत्व लोग समझ गए हैं, लेकिन हेमंत सर, इन्वेस्टमेंट करना इक्विटी मार्केट में ज़रूरी है? महंगाई से ज़्यादा रिटर्न आपको अगर मिलेगा तो किस एसेट क्लास से मिलेगा? इक्विटी से एसेट क्लास से मिलेगा, ये रट गया है। लेकिन अब क्या वक्त आ गया है कि हमारे जो निवेशक हैं, जो एसआईपी में पैसा लगाते हैं, वो सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाएं, इन्वेस्टिंग में जाएं? मतलब वो तो पहला ही फेज होना चाहिए, पर्पसफुल इन्वेस्टिंग। ये लोग कितना कर पा रहे हैं? जो आप एसआईपी के नंबर्स देख पा रहे हैं और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि सोल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में पैसे लगाइए, ये बात भी क्या समझते हैं? ये जो ये तबका है निवेशकों का, नया निवेशक जुड़ तो रहा है, लेकिन वो किस दिशा में जुड़ रहा है? क्या वो केवल मुनाफा कमाने की दिशा में जुड़ रहा है? क्योंकि वही निवेशक, हेमंत जी आप भी ये बात से सहमत होंगे, वही निवेशक क्रिप्टो पैसा लगा रहा है, वही निवेशक एफएनओ कर रहा है, वही निवेशक ट्रेडिंग भी कर रहा है ना? तो उसके पास कमाई के जरिए बहुत ज्यादा है, उसको पता है कि जुड़ना चाहिए, मेरे को म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो होगा। लेकिन जो 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 आपका उद्देश्य होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का और पोर्टफोलियो का, जिस दिशा में हम चाहते हैं कि हमारा निवेशक जाए भी, क्या वहां पर हम सक्सेस पा रहे हैं? जी कविता, बिल्कुल पा रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि जो निवेशक इक्विटी में मान लीजिए एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि चलिए हम थोड़ा पैसा बनाएं और बाद में फिर देखते हैं क्या करेंगे, या इस सोच समझ के आ रहे हैं कि इक्विटी में जब इन्वेस्ट करते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो? देखिए, दो चीजें हैं कविता यहाँ पे। एक तो ये कि पिछले एक साल में, ये बात सही है कि हमने बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं देखी है, लेकिन पिछले एक साल में हमने देखा कि मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। यानी जो निवेशक पिछले एक साल में आए, उन्होंने हार्डली कुछ पैसा कमाया है अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। दूसरी बात, आज जो नया इन्वेस्टर आ रहा है, वो ये देख के आ रहा है कि पिछले एक साल में मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। उसके बावजूद अगर आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो एक चीज कहीं ना कहीं ये तय है कि निवेशक जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। दूसरी बात, जो इक्विटी की जो एसआईपी बुक जो बढ़ती जा रही है, वो सिर्फ इसलिए तो बढ़ी रही है। ऑब्वियसली बहुत सारे एफर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के, मीडिया के, वो तो है ही। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव जो आया है वो ये है, जो हमेशा कहते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और आई थिंक एक इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण निवेशक ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू किया और वो अब्रप्टली बंद नहीं किया, जो पहले हमको देखने को मिलता था, वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने किसी गोल्स के साथ अलाइन किया है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो या कोई घर खरीदना हो या फिर उनकी अपनी रिटायरमेंट हो। तो आई थिंक वो मैच्योरिटी डेफिनेटली को देखने को मिल रही है। अदरवाइज जिस कंसिस्टेंसी से, जिस तरीके से एसआईपी बुक बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, वो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, आई थिंक एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर इक्विटी में पिछले महीने पैसा आया, तो आप देखिए हाइब्रिड में भी आया, चाहे वो मल्टी एसेट हो, चाहे वो बैलेंस एडवांटेज फंड हो। तो ऐसा नहीं है कि लोग अंधाधुंध सिर्फ इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं। ऐसे भी निवेशक हैं, चाहे वो नए निवेशक हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग है, जहां पर उनको लगता है कि नहीं, पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा जो है वो हाइब्रिड में भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी, जहां तक गोल ओरिएंटेड की बात है, सोल्यूशन ओरिएंटेड की बात है, आई थिंक सेबी ने भी कुछ अभी जो कंसल्टेशन पेपर में बात की है कि अभी जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगी
पहले क्या था, एक हाइब्रिड जैसा पोर्टफोलियो आपको मिलता था रिटायरमेंट में। अगर आपको नाउ इक्विटी, फुल इक्विटी पोर्टफोलियो मिलेगा, आपके पास हाइब्रिड का पोर्टफोलियो मिलेगा, तो आई थिंक प्रोडक्ट में क्लैरिटी है। और जहां तक इन्वेस्टर का सवाल है, मुझे लगता है पहला राउंड कैसे वो बिहेव करेंगे वो तो उन्होंने पास कर लिया, और आगे जाके मुझे लगता है मैच्योरिटी और बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे और निवेशक आएंगे वैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस होगा। ये बात सही है। और आई थिंक जो आज निवेशक आ रहे हैं वो एक चैलेंजिंग टाइम में आ रहे हैं, तो अगर ये इस तरह से शुरुआत करेंगे तो आगे जाके अगर उनको वॉलेटिलिटी देखने को भी मिले तो मुझे लगता है उनमें वो इतनी मैच्योरिटी होगी कि उसको वो हैंडल कर पाएंगे। चलिए, ये एम्फी के नंबर्स आए हैं, अब देखना होगा। या हम सबको उम्मीद तो यही है कि जो बुलंदी यहाँ पर छुई है हमने नंबर्स के लिहाज से जुलाई के महीने में, इसी तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रहे। और कहीं ना कहीं आप तीनों की और हमारे प्लेटफॉर्म जैसी जो कोशिश है, जो कवायद है निवेशकों को जागरूक बनाने की और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की, कम से कम वो रंग लाए, ये लगातार हमें दिखता रहे इन नंबर्स के ज़रिए। लेकिन अब चर्चा को दूसरे भाग में मैं लेकर जाना चाहती हूँ। असल में मेन चर्चा हमारी वो थी, एम्फी के नंबर्स पर इतने दमदार नंबर आए तो हमने चर्चा कर ली और इसमें बहुत समय भी हमारा निकल गया। बहरहाल बात होने वाली है अब लार्ज कैप्स की, क्योंकि उतार चढ़ाव का माहौल है। अब ऐसे में लार्ज कैप्स पर कितना भरोसा आपको करना चाहिए? वैल्यूएशंस और अर्निंग ग्रोथ को लेकर जो खाई है वो अब कितनी कम हुई है? मिड कैप स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशंस को लेकर अब कितने कंसर्न्स हैं? और जब इस तरह की बातें सामने आती है तब हर कोई भरोसा करता है लार्ज कैप कंपनियों में। वो कंपनियां अपने सेक्टर्स की जो लीडर होती हैं, जिनका आकार बड़ा होता है, मजबूत इतिहास होता है, मार्केट की उथल पुथल में भी वो आपके रिटर्न को जो है सेफ रखती है। अगर बाजार गिरता भी है तो ये कम गिरती हैं अगर मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले अगर हम देखें। और सवाल ये है कि जब लार्ज कैप कंपनियों की बात करते हैं तो निवेश का जरिया अगर फंड्स के जरिए देखना है तो आप एक्टिव जा सकते हैं, एक्टिव लार्ज कैप फंड। आई थिंक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल करीबन 32 या 33 के रेंज के अंदर है। तो आई थिंक डेफिनेटली लार्ज कैप के सामने मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा महंगा लग रहा है। उसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मिड एंड स्मॉल कैप को इग्नोर कर लेना चाहिए, बट डेफिनेटली हुआ क्या है रिटेल के अंदर या एचएनआई ने भी लास्ट कुछ सालों के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप की सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस की वजह से अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा टिल्टेड है स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ, तो डेफिनेटली आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए। नॉर्मली हमारा आई थिंक सुझाव या तो हमारा जो सलाह होता है रिटेल को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी, कि भैया अगर आपको किसी कस्टमर का पोर्टफोलियो बनाए तो उसके अंदर ज्यादा एलोकेशन आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप एक कैटेगरी है उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट फ्लेक्सी कैप और मिड कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के अंदर आपको फिर दोबारा एक बार इन्वेस्ट कर देने के बाद टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक द फंड मैनेजर विल हैव अ लॉट ऑफ लीवे कि वो इंटरनली मूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक बट आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा आज की तारीख में सबसे दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कैटेगरी वाइज ईएम देखने के जाओगे तो फ्लेक्सी कैप को छोड़ के आज की तारीख में करीबन 4,30,000 करोड़ रुपया मिड कैप फंडों के अंदर है और लार्ज कैप फंड के अंदर आज की तारीख में करीबन 3.25-3.5 लाख करोड़ है। तो आज भी लोगों का रुझान जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ बहुत ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कविता जी कि ये जो आपकी 28,000 करोड़ की बुक है एसआईपी की, उसमें से 1/3 पैसा ऑटोमेटिकली मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में परपेचुअल आ रहा है। तो आई थिंक पोसिटी ऑफ मनी, बिकॉज लॉट ऑफ मनी इज चेजिंग दी मिड एंड स्मॉल कैप, उसकी वजह से आई थिंक कंटिन्यूअसली फ्लो वहां रहेगा। इसलिए आई थिंक सिर्फ लार्ज कैप को मत देखिए, बट कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल कैप डेफिनेटली होना चाहिए। नया पैसा लगाना है तो प्लीज आई थिंक फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप की कैटेगरी देखिए। वरुण, पैसिव लार्ज कैप आप उसी पे दाव लगाएंगे? देखिए मेरा थोड़ा सा नुआंस पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कविता। देखिए लार्ज कैप जो आपने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव एक्टिव में मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं उसको निवेशकों के ऊपर छोड़ देता हूँ। जिसको अगर एवरेज रिटर्न्स चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए पैसिव फंड अच्छा है, और जिसको एक्टिवली मैनेज फंड चाहिए, जिनको लगता है कि उस एक्टिव फंड में वो लोग अल्फा क्रिएट कर सकते हैं या उससे अपना गोल्स मीट कर सकते हैं अपनी एडवाइजर की सलाह से, तो उनके लिए एक्टिव फंड अच्छा है। पर मैं लार्ज कैप पे थोड़ा फोकस करके आपको बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए लार्ज कैप कैटेगरी में यस उसमें स्टेबिलिटी थोड़ी आती है, जैसा संजय भाई ने बताया कि उसके वैल्यूएशंस भी थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं अभी वर्सेस मिड एंड स्मॉल। पर उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि लॉन्ग टर्म में अगर ग्रोथ पोटेंशियल आप देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप में ही सिग्निफिकेंटली बेटर है।
राइट? और इसमें अगर आप 3 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, अभी आप मार्केट में एंटर करते हैं और आपका टाइम पीरियड सिर्फ 3 साल है, तो आप लार्ज कैप कंसिडर करिए। अगर आप 5 ईयर प्लस आप होराइजन देख रहे हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। पर मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये है, देखिए 2 तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी आप कंट्रोल करते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी आप कंट्रोल करते हैं। एक है कि आपका मार्केट कैप का एलोकेशन कैसा होता है, जैसे आप बता रहे हैं लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप। सेकंड इज आल्सो कि आपने लार्ज कैप के अलावा बाकी इक्विटी के अलावा बाकी एसेट क्लासेस में भी आपने कैसे एलोकेट कर रखा है। तो उसमें हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरा पर्सनली अगर आप पूछें, तो मैं निवेशकों को अभी इस समय ये सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपका 3 ईयर है, तो आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप लार्जली आप देख सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव इज योर चॉइस और योर एडवाइजर्स चॉइस। और अगर आप उससे ज़्यादा देखना चाह रहे हैं और आप वोलेटिलिटी को लेके कंसर्न है, तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स देखिए, और आप मिड एंड स्मॉल कैप में भी एलोकेशन देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका गोल क्या है और आपके एडवाइजर क्या आपको सलाह दे रहे हैं। हेमंत सर, आपका क्या टेक होगा इस पर? और अगर अभी खरीदारी करनी भी हो किसी को, देखिए लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको प्योर लार्ज कैप फंड से भी मिल सकता है। बहुत सारे निवेशक जो हैं फ्लेक्सी कैप्स को भी पसंद करते हैं। काफ़ी हद तक मल्टी कैप में भी आपको एक तय मात्रा में लार्ज कैप का एक्सपोजर भी मिल जाता है। बहुत सारे तरीके हैं लार्ज कैप्स में निवेश करने को लेकर। कौन सा सही आपके लिए है, आप कैसे तय करें? देखिए कविता, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। मेरे हिसाब से देखिए, इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि समय समय पे आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो जो अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, तो आप काफी हद तक उसका जो इम्पैक्ट है आपके पोर्टफोलियो पे, उसको कम कर पाते हैं, क्योंकि आप मार्केट के डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो। जहां तक एलोकेशन की बात है, देखिए तीनों सेगमेंट के अपने रोल्स हैं। हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी में लार्ज कैप है, ग्रोथ पोटेंशियल में मिड और स्मॉल उससे बेहतर करते हैं। अब ये किसी भी निवेशक के लिए डिसाइड करना कि एक तो मैं कितना पैसा किस सेगमेंट में लगाऊं, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये है कि इसको आप रीबैलेंस कैसे करोगे। अगर हम आज वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कविता, कि आज लगता है कि लार्ज कैप हमें थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल, बट प्रॉब्लम इज अगर मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं कितनी बार ये लेवल्स को देखूंगा। तो मुझे लगता है तीनों सेगमेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ कैटेगरीज, जैसे हम बात कर रहे थे पहले के, उसमें मल्टी कैप हो, लार्ज एंड मिड, स्पेशली ये 2 कैटेगरीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इनमें हालांकि फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मिनिमम एलोकेशन डिफरेंट एसेट क्लासेस में कितना होगा, और साथ में फ्लेक्सी कैप जहां पे फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसमें होगा क्या कि फंड मैनेजर एक तो इंश्योर करेंगे कि तीनों मार्केट सेगमेंट आपके पास रहे हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी सेगमेंट से आप बाहर हो। दूसरी बात, जो रीबैलेंसिंग करना, उसमें टाइमिंग, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कविता, टैक्सेशन। अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में अलग अलग इन्वेस्ट करते हो, आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे करना है, और उसमें टैक्सेशन का भी एक और एंगल है कि हर बार जब आप करेंगे आपको कैपिटल गेन देना है। इन कैटेगरीज में फंड मैनेजर समझते हैं कि किस तरह का रीबैलेंस करने की जरूरत है। आपको उसमें कोई टैक्सेशन नहीं इंपैक्ट आएगा, क्योंकि फंड मैनेजर खुद से अपने अपने लेवल पे उसमें बदलाव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और हम देख भी रहे हैं वो ट्रेंड, आप देखिएगा कि फ्लेक्सी कैप में, लार्ज एंड मिड में और मल्टी कैप में कितना पैसा है। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा कई बार बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टर्स ने लार्ज कैप को छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आई थिंक उनमें इन्वेस्ट करने का तरीका बदल गया है, और लार्ज कैप की बजाय इन कैटेगरीज ऑफ फंड में जा रहे हैं, ताकि वो तीनों सेगमेंट में बने रहें। तो मुझे लगता है वो एक बेहतर अप्रोच है। संजय, आपके पास आऊँगी, क्योंकि देखिए निवेशक जो हैं आजकल काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। बहुत तरह की रणनीति वो अपनाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एसआईपी के साथ साथ लमसम भी चल रहा होता है। कई बार हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ वो स्टॉक में भी निवेश कर रहे होते हैं। और लार्ज कैप स्टॉक्स भी लोगों को पसंद है। जितना हम समझते हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप आपको रखना ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न को आगे बढ़ाने के लिए, लार्ज कैप स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे में, क्योंकि मैं पूरे लार्ज कैप पर ही चर्चा कर रही हूँ, पूरी कैटेगरी पर ही चर्चा कर रही हूँ, फंड के लिहाज से रणनीति तो हमने समझ ली है। अब एक्सपोजर फंड वाइज सही होना चाहिए या स्टॉक्स वाइज सही होना चाहिए? डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, वैसे कोई कंपैरिजन है नहीं, कोई तुलना है नहीं। रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है कि आपको क्या खरीदना है, कौन सी कंपनी को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, कौन से फंड मैनेजर को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, ये वो वाला मसला है। बहरहाल रणनीति आपके मुताबिक सही क्या हो सकती है?
कविता जी, आई थिंक डायरेक्ट इक्विटी बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है, बिकॉज आपको कंपनी को समझना है, मैनेजमेंट को समझना है। बहुत बार जी। मैं देखा हुआ है कि जब इन्वेस्टर अपने आप इन्वेस्ट करता है तो वो आई थिंक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को पूछ के इन्वेस्ट करता है और उसमें वो फंसता है। जब आप अपने आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप सेक्टर एलोकेशन नहीं कर पाते हो। मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो देखे हुए जिसके अंदर आप देखोगे तो उनके पास कोई ना कोई बहुत बड़ा सेक्टर जो रिटर्न को कंट्रीब्यूट करता है वो मिस हो जाता है। प्लस आप बहुत बार इमोशनली जुड़ जाते हो जब आप स्टॉक लेते हो तब, कि भैया ये स्टॉक तो आई थिंक मेरे फादर ने दिया था, या तो ये स्टॉक तो मेरे जनरेशन के लिए। तो मेरा बहुत ही क्लियर मानना है कि आपका पोर्टफोलियो किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू ही बनना चाहिए, और मैं मानता हूँ म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई व्हीकल ही नहीं है रिटेल के लिए। सो म्यूचुअल फंड इज क्लियर। मैं आपको मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरे पास कुछ चुनिंदा 2-3 स्टॉक होंगे जिसको मैं समझता हूं, जिस कंपनी के मैनेजमेंट को मैं जानता हूं, उसको छोड़ के मेरा पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के अंदर है। और मैं जब भी किसी को मिलता तो कहता हूं कि देखिए आज मैं कैपेबल हूं, लास्ट 25 साल से इंडस्ट्री में जुड़ा हूं, फिर भी मैंने कभी भी डायरेक्ट इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लिया है, जबकि मेरे पास स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है। बिकॉज मैं मानता हूं कि ये बहुत ही फुल टाइम जॉब है, स्टॉक को समझना, रखना। आई थिंक टाइम एंड अगेन आपको उसका एक्सपोजर कम करना, कब बढ़ाना। तो ये इट्स अ फुल टाइम जॉब, और ये फुल टाइम जॉब के लिए अगर आप टाइम नहीं दे पाओ तो आपको डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट के तरीके से, किसी एक्सपर्ट के थ्रू, या तो म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू ही जाना चाहिए। ये वरुण, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि फंड मैनेजमेंट बिजनेस को हम समझना चाहते हैं। अब अगर लार्ज कैप फंड के फंड मैनेजर की काबिलियत हम समझना चाहें, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों को दरअसल फंड मैनेजर की के काम पर बहुत कंफ्यूजन होता है। जहाँ तक स्मॉल कैप की बात है, यूनिवर्स बड़ा होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने लिए स्टॉक्स चुनने की। जहाँ तक लार्ज कैप फंड मैनेजर की बात है, वो कैसे कामकाज करते हैं और उनके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है? अब क्योंकि चुनिंदा कंपनियां ही हैं जिनमें आप खेल सकते हैं, एक्सपोजर ज़्यादा कम कर सकते हैं आप, उसके अलावा क्या किस तरीके से वो कामकाज करते हैं? और एक अगर निवेशक को एक्टिव लार्ज कैप लेना हो तो फंड मैनेजर की किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? जी, बिल्कुल। देखिए, लार्ज कैप में भी हमें ऐसा लग सकता है कि ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में डेफ़िनेटली ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, पर लार्ज कैप में भी अगर आप देखें तो एज़ अ स्मार्ट फंड मैनेजर काफ़ी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप 80% आपको लार्ज कैप में रखना पड़ता है। उसके बाद रिमेनिंग 20% आप किसी भी मार्केट कैप की कंपनीज़ में रख सकते हैं, और वो 20% काफ़ी हाई एलोकेशन है। फिर आप कितना भी उसमें उसमें आप कैश भी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप ड्रॉ डाउन कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप इन सबको कंबाइन करें और देन उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स आते हैं, राइट? अगर आप लार्ज निफ्टी 100 भी देखें, जो कि बेंचमार्क होता है लार्ज कैप इंडेक्स, लार्ज कैप फंड्स का, उसमें भी कई सारे तरीके की कंपनी आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। उन सेक्टर्स का अगर अपना मार्केट साइकिल चल रहा होता है, उन सेक्टर्स में डिफरेंट मोमेंटम या ड्रॉडाउन्स आ रहे होते हैं। तो लार्ज कैप इज अबाउट आप अलोकेशन कैसे कर रहे हैं, एंड ऑल्सो स्टॉक सिलेक्शन इज लिटिल लेस, आई वुड से सेकंड प्रायोरिटी वर्सेस से स्मॉल कैप जिसमें आप बॉटम्स अप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। लार्ज कैप में यूजुअली टॉप डाउन अगर आप जाएं और सेक्टर अलोकेशन करें, सेक्टर्स में आप ग्रोथ पोटेंशियल देखें, फिर आप अपने कैश को मेंटेन करें, और वो 20% जो आपका आउटसाइड ऑफ लार्ज कैप है उसमें आप कैसे बॉटम्स अप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, इससे कई तरीके से और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लार्ज कैप फंड्स को अच्छा बनाया जा सकता है। लार्ज कैप फंड्स में अगर आप मुझसे पूछें कि क्या कंपैरिजन है, तो ऑफ कोर्स लाइक द इजीएस्ट वे, और जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए हैं इन द लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स और 1 ईयर एक्चुअली नाउ, क्योंकि अब कई निवेशक थोड़े छोटे समय के लिए निवेश करते हैं लार्ज कैप में। सो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 इयर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपने जो रिटर्न्स जनरेट करे हैं वो कितना रिस्क लेके जनरेट करे हैं, राइट? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है फंड का। तो ये 2 चीज़ों से मैं देखना चाहूँगा। तो ब्रॉडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि लार्ज कैप में काफ़ी पोटेंशियल होता है अल्फा क्रिएट करने का। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिससे फंड मैनेजर्स ऑपरेट कर सकते हैं। एंड सेकंड, आपको ये देखना चाहिए कि आप किस लेवल ऑफ रिस्क से कंफर्टेबल हैं और वो फंड्स किस तरह से रिटर्न जनरेट कर रहा है। दिस विल बी ईजियर वे फॉर यू टू मैनेज, अंडरस्टैंड कि किस लार्ज कैप फंड में आप पोजीशन ले सकते हैं। ऑलराइट, हेमंत सर, आप हमारे साथ हैं और ऐसे में हम दर्शकों के लिए आपसे रिकमेंडेशन ना मांगे ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत चर्चा हो गई है, लेकिन आपने भी अपनी लिस्ट में कुछ फंड्स यहाँ पर रेकमेंड करने हैं दर्शकों को। बताइए किस पर दाव लगाए। कविता, अगर हम प्योर लार्ज कैप एक्टिव फंड्स की बात करें तो मुझे लगता है कुछ फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बेंचमार्क को बीट किया है, जिसमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप,
ICICI Pru लार्ज कैप फंड, बंधन लार्ज कैप फंड और ABSL लार्ज कैप फंड, ये कुछ फंड्स हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखें, 1 साल, 2 साल और 3 साल, तो काफी सारे ऐसे फंड्स हैं, एक्टिव फंड, जिन्होंने निफ्टी 50 और निफ्टी 100 से आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर आप बात करें, ऑफ कोर्स वहां की परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग है, बट अगर ये दो बेंचमार्क से अगर कंपेयर करूं तो काफी सारे फंड हैं, बट ये 4 फंड मुझे लगता है इन्होंने कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर कोई भी निवेशक प्योर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली एक्टिव फंड में, तो इन फंड्स को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, तो लार्ज कैप फंड्स को लेकर चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, वरुण आपका समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के और इन्वेस्टिंग के, जहां पर आप जैसी आवाज़ जब जुड़ती है तो कहीं ना कहीं निवेश करना आसान हो जाता है, निवेश को लेकर समझ और बेहतर हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय आज देने के लिए। हेमंत सर, आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ बने